गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का नया दिन, नया अखबार द हिंदू 5 मई समझने की कोशिश करते हैं क्या है आज के अखबार में। पहला आर्टिकल है आईपीएल है पोस्टपोन किया जा चुका है। कुछ प्लेयर्स को चोट लगी है, कुछ रीजंस है काफ़ी। कोरोना वायरस की वजह से इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे एक आर्टिकल है पीएम कॉल्स बंगाल गवर्नर ओवर पोस्ट पॉल वायलेंस। तो बंगाल के गवर्नर कौन है, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, जगदीप धांकर। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा। और बाकी ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल कह सकते हैं। वहाँ पे वायलेंस हुआ तो पॉलिटिकल भी नहीं है, लेकिन पार्टली पॉलिटिकल है। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, केजरीवाल अनाउंसेज फ्री राशन फॉर कार्ड होल्डर्स। केजरीवाल गवर्नमेंट ने 72 लाख कार्ड होल्डर्स को फ्री राशन देने के 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का अनाउंसमेंट किया है, और 5,000 टैक्सी ड्राइवर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अनाउंस किया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है और जो लोग इसे इंटरप्ट कर रहे हैं इंटेंशनली, तो वो एक क्रिमिनल एक्ट है और जेनोसाइड कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे। जेनोसाइड मतलब, तो अगला आर्टिकल है सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट। दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ है सेंटर से और बार बार कह रही है कि आप ऑक्सीजन को पूरी सप्लाई करिए। यहाँ की स्टेटमेंट दी है कोर्ट ने, यू कैन पुट योर हेड इन सैंड लाइक एन ऑस्ट्रिच, वी विल नॉट। जैसे कि जब तूफान आता है तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, अपना सर ज़मीन में छिपा लेता है, कह सकते हैं बालू में घुसा लेता है, तो उससे वो बच जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, और वी विल नॉट हियर एनीथिंग एक्सेप्ट कॉम्प्लेंस। हमें बस काम पूरा चाहिए, हमें कुछ सुनना नहीं है। और यहाँ पे फॉरेन एड चैलेंज टू चैनल टू सेंट्रल फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ने कहा है कि 38 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश में, उनमें जो फॉरेन एड आई है उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। और इंडिया ने 17 साल बाद फॉरेन एड की एक्सेप्टेंस दी है। और अगला आर्टिकल यहाँ पे है पंचायत पोल्स को लेके। हालांकि उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स जीत रहे हैं उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। और यहाँ पे एक आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है वो 5G ट्रायल्स के लिए क्या कहते हैं उसे, नॉट कर दिया है, स्वीकार कर दिया है, एक्सेप्टेंस दे दिया है उन्होंने। और जो चाइनीज़ कंपनी है ZT, वावे, ये सब बाहर चले गए हैं इंडियन रेल। और इंडिया में भारती एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन आइडिया और MTNL, ये 4 कंपनीज जो है वो 5G ट्रायल्स करेंगी। और कौन सी जो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है, नोकिया, सैमसंग और एक है एरिक्सन और C-Dot, ये 4 कंपनीज हैं जो 5G के इक्विपमेंट्स बनाती हैं। और आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक है द दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान। ये एक योजना है जो दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है, और ये आपको बताना है कि कब ये आया था, मतलब किस ईयर में। और दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके बारे में आप बताइए कमेंट में ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। लेट मी स्किप दिस। DRDO ने हॉस्पिटल्स में MOP टेक्नोलॉजी लगाया, मतलब मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स अलग क्या है, इसमें फ्लो रेट जो इसका ऑक्सीजन का है वो 1000 लीटर पर मिनट का है, और काफ़ी ज़्यादा है ये। और एक साथ 5 लीटर पर मिनट, मतलब अगर ये इनकी हाई स्पीड पे ले जाए जाए, कह सकते हैं 100% एफिशिएंट यूज़, तो 5 लीटर पर मिनट ये कर सकते ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकते हैं। और हर रोज़ 195 सिलेंडर्स को ये रीफिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ। ये जो एडिटोरियल पे 4 आर्टिकल्स हैं हर रोज़ की तरह। तो यहाँ पे एक पहला आर्टिकल है DMK रिटर्न्स।
दूसरा आर्टिकल है के कीपिंग लेफ्ट। ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। जो वेस्ट बंगाल की चुनाव हैं उनके बारे में दिया गया है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम के इलेक्शंस के बारे में। इससे हम, अगर आपको पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हम इसे स्किप करेंगे, हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। ये एक कोरोना वायरस के ऊपर रिलेटेड, एक्चुअली ये कोरोना वायरस के ऊपर रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। ये इंडिया के प्रेजेंस जो साउथ एशिया में है और वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड लीडर के रूप में इंडिया उभर रहा था, उसके ऊपर है। तो ये आर्टिकल चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। फॉरेन एड इंडिया ने 17 साल बाद किया है। इंडिया अब ऐसा इग्नोर करने लायक नहीं है। और यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कशंस की गई हैं कि कैसे जो ग्लोबल लीडिंग, एक ग्लोबल लीडर के रूप में इंडिया उभर रहा था, अब वो कोरोना वायरस की वजह से पीछे हो गया है। और जो इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ थी, जो हिस्टोरिकल टाइज थी, वो कोरोना वायरस के आगे छोटी पड़ रही हैं, कह सकते हैं फीकी पड़ रही हैं। और जो रीजनल ऑटोनॉमी थी, यानी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, रीजनल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो थी, वो सब इंडिया से अब शिफ्ट हो रही हैं। और कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि ये ज़्यादा शिफ्ट हो जाएं और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ हो जाएं। कह सकते हैं चाइना का हाथ पकड़ लें, या चाइना को सपोर्ट करें, या चाइना उनको सपोर्ट कर दे, तो एक साथ हो जाएंगे वो। तो अब ये एक, हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि 2015 में जो एस जयशंकर सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उस टाइम जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया अब लीडिंग पावर बन रहा है, बैलेंसिंग पावर से आगे बढ़ रहा है। तो अब वो कोरोना वायरस की वजह से अब फिर से पीछे होने लगेगा। हालांकि चाइना हर जगह डोमिनेशंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, उस वजह से न्यू दिल्ली, जो मतलब यानी इंडिया है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। और जो इंडिया के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस थी, वो फिर से चाइना अपनी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएगा। और यहाँ पे कई चीज़ें मेंशन की गई हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कि एक चीज़ और मेंशन की गई, जो कोरोना वायरस है वो इंडिया की प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में, और साथ ही साथ क्वाड ग्रुप में भी घटा देगा। और जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग थी इंडिया की बढ़ रही थी, वो फिर से घटेगी कोरोना वायरस के। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंडिया किस चीज़ पे ध्यान देगा, कंट्री के हेल्थ पे। और इस वजह से जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, प्रेजेंस है, इंटरनल अफेयर्स है, वर्ल्ड जो दूसरे देशों के ऊपर कमेंट्स है, या फिर स्टैंड लेना है दूसरे देशों के साथ, वो सब कम हो जाएगा। जो कि जिससे कि अब इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट होंगे, स्ट्रेस आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि ऑलरेडी बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा। और अब एक और चीज़ है यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देगी, और मतलब कोरोना वायरस रिकवरी पे ध्यान देगी और इलेक्शंस पे ध्यान देगी। तो वर्ल्ड से अपना ध्यान हटाएगी, इंटरनेशनल प्रेजेंस से अपना ध्यान हटाएगी, और डोमेस्टिक प्रेजेंस पे अपना ध्यान ज़्यादा रखेगी। तो अब यहाँ पे एक और काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कम्युनल एक टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हो सकते हैं। और जो और जो भी ये सब चीज़ें होंगी, उस वजह से इंटरनेशनल जो कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं, वो जो इंडिया पे कॉन्फिडेंस है वो खोती रहेंगी, मतलब कम होता रहेगा उनका इंडिया पे कॉन्फिडेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि डिप्रेशन हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी में, यानी कि जो अग्रेसिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो अब धीरे धीरे घट जाएगी। यहाँ पे India could compete with China as global investment manufacturing destination would remain just that claims। जैसे कि कुछ claims थे कि इंडिया चाइना से मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब के, मतलब ग्लोबल हब की तरह इंडिया उभर रहा है और चाइना से compete करेगा, तो वो claims अब claims ही बन के रह जाएंगी। हाल ही में हमने देखा कि जो यूएस है
वो काफ़ी कतरा रहा था इंडिया को हेल्प करने से। और पाकिस्तान और चाइना ने भी हेल्प ऑफर्स किए थे, लेकिन इंडिया ने हेल्प एक्सेप्ट नहीं की। बाद में फिर चाइना से हेल्प आई भी, एड आई भी। तो हमें देख सकते हैं कि ज़रूरत है फॉरेन इंडिया ने तो पहले ट्राई किया कि नहीं हम खुद से स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है और फुलफ़िल नहीं कर पाया हमारा देश। इस वजह से जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी थी, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में जो प्रेजेंस थी, वो उतनी स्टेबल नहीं रह गई। और जो अब ऐसा भी तो नहीं है कि एड को यस कह दें और फिर क्रिटिसाइज़ करें जो चाइना कश्मीर इशू को लेके, तो उसे हम ना कह दें। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ये सब जब ख़त्म हो जाएगा तो ये देश है जिन्होंने मदद की है, ये सब उन्हें काउंट करेंगे और इंडिया फिर वहाँ पे थोड़ा दब के रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यहाँ पे फोकस करके, रीजनल हेल्थ प्रमोट करके, और काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे एक नीचे आर्टिकल है, ये एक्चुअली इस आर्टिकल का समरी ये है कि जो कोरोना वायरस है उस वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी और पॉलिटिक्स या इकोनॉमी, ये सब पे क्या असर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इसमें चाइना का, इंटरनेशनल कंट्रीज़ का क्या रोल है। मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज़, आई मीन टू से अदर कंट्रीज़ का क्या रोल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ें काफ़ी असर पड़ेगा, हर चीज़ में डिप्रेशन ही आएगा, कोई भी चीज़ सुधरेगी नहीं। और उसी में इलेक्शंस फिर से होने वाले हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये जो इशू ऑफ लाइफ्स वर्सेस लाइवलीहुड्स है, इस आर्टिकल में जो माइग्रेंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया गया है। जो पिछले साल लॉकडाउन्स लगे थे उससे कंपेयर किया गया है, और इसमें बताया गया है कि काफ़ी जो माइग्रेंट्स हैं पिछले साल जैसे घर चले थे लॉकडाउन की वजह से, और फिर से लॉकडाउन्स लग रहे हैं तो फिर से वो घर जा रहे हैं। इससे फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं, उनको कोरोना वायरस हो सकते हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं है कि वो सही करा सकें, और फिर से अगर लॉकडाउन लग जाता है, उनका काम छिन जाता है, तो उन्हें दिखेगा कि कह सकते हैं ब्लीक फ्यूचर दिखेगा। यहाँ पे ब्लीक वर्ड यूज़ किया गया है। ब्लीक का मतलब होता है कलरलेस, यानी कि कोई फ्यूचर उन्हें नहीं दिखेगा, एक बिगड़ा हुआ अपना भविष्य देख के, और जॉब लॉस हो जाएगा उनके लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। कई चीज़ों का मेंशन किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो घर जा सकते हैं, अगर उन्हें कोरोना वायरस हो जाता है तो वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये कई चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और ये नेशनल नरेगा में जो जॉब काउंटिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। आपने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले साल से करीब 40% ज़्यादा लोगों ने इनरोल कर लिया है इस बार नरेगा में, और उसी में जो रेलवेज़ हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े लेकिन रिजर्वेशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उनकी लिवलीहुड पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अब कई दिनों से तो कर्फ्यू चल रहा था, यहाँ पे कर्फ्यू टू लॉकडाउन का मेंशन किया गया टर्म। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है। हालांकि कई कई राज्यों में उन्हें खाने के लिए, यानी जो फूड असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो उनकी जॉब है वो चली गई है। तो फूड असिस्टेंस देने से, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इम्पोर्टेंट भी है लॉकडाउन्स लगाना, तो उन चीज़ों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 का मेंशन किया गया है। आप बताइए कि ये, इसके बारे में आप पढ़िए क्या है ये, और ज़रूर कमेंट में बताइए क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम पहले आगे बढ़ने से पहले कोई कुछ वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझते हैं। प्राइमेसी का मतलब होता है प्रधानता, यानी कि लीडरशिप। सीड का मतलब होता है गिफ्ट कर देना कह सकते हैं, या सेक्रीफाइस कर देना। और अगला वर्ड है यहाँ पे पाइवोटल मतलब होता है केंद्रीय, यानी सेंट्रल। फ्रेगाइल का मतलब होता है काफ़ी, मतलब कह सकते हैं काफ़ी कमज़ोर या नाजुक कह सकते हैं। अगला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है कह सकते हैं
मिलाप कराने वाला, जैसे कि अगर कोई दो लोग हैं उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो कॉन्सिलिएशन करवा दे। एल्बिट का मतलब होता है हालांकि, यानी कि हालांकि मैं ये नहीं करना चाहता था। और रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना चाहे, मतलब फोर्स में आके या फिर किसी और वजह में आके, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं सोचा मैं बता दूं। और कोई वर्ड है यहाँ पे नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। एम्बीट एक वर्ड है। एम्बीट का मतलब होता है लिमिट्स, रेंज कह सकते हैं, या डेड कह सकते हैं, लिमिट्स, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पे एक वर्ड है प्लमेटेड। प्लमेट का मतलब होता है अचानक से घटने वाला। तो आगे हमारे पास और क्या आर्टिकल्स हम देखते हैं। ये सब पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे उनसे रिलेटेड। 86 हेल्ड इन श्रीलंकन वाटर से, ये एक चीज़ है हमेशा अक्सर न्यूज़ में रहती है। हाल ही में कल एक्चुअली यहाँ पे, कल या परसों की बात है, 86 लोग हैं जो कि 11 नाव पर बैठ के श्रीलंकन वाटर्स में एंटर कर गए और वहाँ की नेवी ने उन्हें पकड़ लिया और फिर वापस कर दिया। उस कुछ दिन पहले 2 वुमेन और 2 बच्चे भी ऐसे ही अरेस्ट हुए थे। उसके कुछ दिन पहले 21 लोग और अरेस्ट हुए थे जो हल्दी, टर्मरिक का स्मगलिंग कर रहे थे। टर्मरिक, कार्डमम और भी मसाले हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। और तो ये एक इशू रहता है और श्रीलंकन नेवी ने कहा है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इंडिया ने कहा है वो फिशरमैन है। तो देखिए, नॉट सो रिलेवेंट बट इट वाज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं रमन्ना जी, उनके बारे में दिया गया है कि उनके आते ही कैसे जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो एज अ गार्जियन हो गया है और ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा स्टैंड ले रहा है। और ब्यूरोक्रेट है जो वो, उनके बारे में दिया गया है जगन मोहन, काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी रहे, ये गवर्नर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स क्या है, ये एक्चुअली दिया गया है जो अभी इलेक्शंस हो रही हैं उनके बारे में। जेंडर, क्लास, एजुकेशन, लोकेशन जो है वो कैसे कैसे कास्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉलिटिक्स में हेल्प करता है, उसके बारे में दिया गया है। तो पढ़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी और जो बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन यूके के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट नहीं है यार, प्राइम मिनिस्टर ही है वो। और उन्होंने वर्चुअल समिट, और मतलब मोदी जी ने और उन्होंने वर्चुअल समिट में बातचीत की और ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सॉलिडरिटी और पेंडेमिक को लेके, रिकवरी को लेके, इंडिया और यूके के वैक्सीन पार्टनरशिप को लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। और मेड इन इंडिया, मेड इन यूके, काफ़ी चीज़ें ये सब डिस्कस हुई। और क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, जॉब्स क्रिएट करने के बारे में बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई, और काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई। और कुछ ऑफिशियल नोटिस या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होंगी तो हम उसे पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में वही आएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपने पढ़ा था अभी हाल ही में, कब से इंडिया में एक्टिव है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेशनल जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुई है उसके बारे में है, उस पर NHRC ने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी है। और वी कल्याणम जो है वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके थे, वो उनकी डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं अपने सब कोरोना वायरस की न्यूज़ है और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स तो यहीं तक थे। फिर कल मिलते हैं अगले दिन इसी तरह। यहाँ पे एक चीज़ है, जो FDA है, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US की, उन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी जो वैक्सीनेशन है वो अलाउ कर दी है। और जो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, अफ़गानिस्तान फोर्सेस, अफ़गानिस्तान में जैसे ही US ट्रूप्स वहाँ से बाहर निकल रहे हैं वहाँ पे फिर से वायलेंस बढ़ रही है। 24 चेक पॉइंट्स पे अभी हाल ही में हमला हुआ। और ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ है।
और यहाँ पे G7 समिट के बारे में बात की गई है। और जो G7 समिट चल रहा है 2-3 दिनों से, ब्रिटेन ने इंडिया को और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट भी किया था इस चीज़ पे। पहले दिन नॉर्थ कोरिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में बात की गई थी। दूसरे दिन चाइना के बारे में बात की गई थी, जो कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और कई और चीज़ें जो कि सही नहीं है वो बात की पूरी, मतलब कह सकते हैं डेडिकेटेड टू चाइना था ये दिन। और बात की गई जो चाइना है वो बहुत अलग अलग देशों में डेट ट्रैप बनाता है। और जियांग रीजन के बारे में बात की गई, जो वहाँ पे जिंग उइघुर मुस्लिम्स के पे जो बहुत अत्याचार होते हैं उन पे, उसके बारे में है। वो जिंगजियांग रीजन में रहते हैं, जो अदर मुस्लिम्स भी हैं लेकिन उइघुर ज़्यादा टारगेट पे रहते हैं। उसके बारे में डिस्कशंस किए गए। हांगकांग के बारे में डिस्कशंस किए गए। हांगकांग आपको पता होगा जो पहले एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, जिसे 1997 में चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया था और कहा गया था वो ऑटोनॉमस रीजन रहेगा 50 सालों तक। उसके बाद चाइना उस पर अपनी अधिकार जता सकता है, लेकिन चाइना ने ये अग्रीमेंट तोड़ दिया। उसके बारे में बात किया गया। तो इसके बारे में बात की गई यहाँ पे, मतलब G7 कंट्रीज़ में चाइना, इटली, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस भी तो है। तो जापान की तो अपने हिस्टोरिक टेंशन है, इसलिए वो चाइना के खिलाफ रहता है। लेकिन इटली जो है, वो इटली हम अब देखा जाता है कि वो चाइना से बहुत फ्रेंडली रहता है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के लिए उसने साइन कर लिया। और बाकी चीज़ें भी डिस्कस हुई, जैसे सीरिया, क्लाइमेट टॉपिक्स, रशिया, म्यांमार मिलिट्री के बारे में डिस्कशंस हुए। तो और आगे देखते हैं हम क्या है ये रेफ्यूजी के बारे में, जो ट्रम्प ने वो जो रेफ्यूजी पे क्या कहते हैं रोक लगाया था, और उसके बारे में, सॉरी रेफ्यूजी नहीं, हाँ रेफ्यूजी के बारे में ही थी। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही। इजिप्ट ने फ्रांस से 30 राफेल फाइटर्स परचेज़ किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इंडिया ने भी हाल ही में कौन से फाइटर जेट्स परचेज़ किए हैं बताइए, जो कि जिसकी डीलिंग काफ़ी साल पहले से चल रही है, और सिर्फ इंडिया ही वो फाइटर्स खरीद रहा है। मतलब इंडिया ही एक ऐसा इंटरनेशनल परचेज़र है, बाकी किसी देश ने उस देश से वो एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा है। आज की इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहीं तक थे। फिर कल मिलते हैं इसी तरह। आप इस चैनल को